वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फ्यूल केमिस्ट्री और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोल गैसिफिकेशन की और हमने वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कोल लिक्विफेक्शन की। कोल लिक्विफेक्शन यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर हम कोल को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर कोल को पहले हीट किया जाता है और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर के ऊपर हाई टेम्परेचर पे जो भी कंपाउंड्स, जो भी मॉलिक्यूल्स कोल के अंदर होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, तो हम कहते हैं इसको ये डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। और इसको बेसिकली दो तरीके से करवाया जाता है, एक है डायरेक्ट लिक्विफेक्शन, दूसरा है इनडायरेक्ट लिक्विफेक्शन। जो डायरेक्ट लिक्विफेक्शन है उसको बर्जियस पियर प्रोसेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट लिक्विफेक्शन में क्या करते हैं, कोल को पहले पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और हैवी ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। जब कोल को हैवी ऑयल के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है तो इसके अंदर कैटालिस्ट मिला के और हाइड्रोजन का अच्छा प्रेशर लगा के, हाइड्रोजन का अच्छा प्रेशर मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक कैटालिटिक चैम्बर में लेके जाया जाता है। जो कैटालिटिक चैम्बर है उसका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और जो कैटालिस्ट इसके अंदर यूज होते हैं, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और निकल जो है वो यूज होते हैं। इस कैटालिटिक चैम्बर के अंदर इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजनेशन होता है उस पाउडर्ड कोल का, और हाइड्रोजनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें काफी सारी गैसेज होती हैं। तो जब वो गैसेज कंडेंसर के थ्रू पास होती हैं तो उनमें से मोस्टली तो लिक्विफाई हो जाती हैं और कुछ एक गैसेस फॉर्म में रहती हैं। उसको फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जब गुजारा जाता है तो हैवी ऑयल नीचे सेपरेट आउट हो जाता है जो पहले से ही ऑयल बन गया। उसके बाद जो उससे लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड हैं वो मिडल ऑयल की फॉर्म में निकलते हैं, जिनको फर्दर हाइड्रोजनेशन करवा के गैसोलीन में कन्वर्ट करवाया जाता है। और गैसोलीन भी हमें मिलता है और कुछ गैसेस भी हमें मिलती हैं वहां से। तो जो हैवी ऑयल यहाँ से निकला है उस हैवी ऑयल को रिसाइकिल किया जाता है, उसी को यूज कर लिया जाता है वापस से जो स्टार्टिंग में कोल का हमने पेस्ट बनाया था उसके अंदर। अब जो ये प्रोसेस है डायरेक्ट लिक्विफेक्शन, इसके लिए जरूरी है कि आपने जो स्टार्टिंग में कोल लिया है पेस्ट बनाने के लिए उसके अंदर ऐश का कंटेंट यानी राख का कंटेंट, बचने वाली राख का कंटेंट काफी कम हो, लेस देन 10% हो, और दूसरा वो सल्फर की इंप्योरिटीज से फ्री हो। तब तो हम ये वाला प्रोसेस करवा सकते हैं, वरना इस प्रोसेस से हमें जो गैसोलीन या फिर ऑयल वगैरह मिलेंगे उनमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अच्छे फ्यूल साबित नहीं हो पाएंगे। इस प्रोसेस की जो यील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% गैसोलीन प्रोडक्शन की है। और ये जो गैसोलीन है वो क्या है, सिंथेटिक गैसोलीन है। और डिपेंड करता है कि हमने ये प्रेशर हाइड्रोजन का कितना मेंटेन किया है और टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है, उसके हिसाब से भी हमारे जो प्रोडक्ट होंगे इसी कोल से वो डिफर कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्ट लिक्विफेक्शन जिसके अंदर हम लो सल्फर कंटेंट और लो एश कंटेंट वाले कोल को यूज करके उससे लिक्विड फ्यूल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लिक्विफेक्शन यानी कि फिशर ट्रोप्स प्रोसेस। फिशर ट्रोप्स प्रोसेस के अंदर हमें डायरेक्ट लिक्विफिकेशन की तरह ऐसे कोल की जरूरत नहीं है जिसके अंदर ऐश कंटेंट भी कम हो, जिसके अंदर सल्फर कंटेंट भी कम हो, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे हम सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट लिक्विफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोक। और कोक हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसा भी कोल हमें मिलेगा उसको हीट करके उसके अंदर से कोल टार और वोलेटाइल लिक्विड रिमूव कर देंगे। जो कोक बचेगा उसकी स्टीम से रिएक्शन करवा के वाटर गैस बनाएंगे। स्टीम से रिएक्शन करा के वाटर गैस बनेगी जिसकी कंपोजिशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी डाली जाती है। जब इस मिक्सचर को पास किया जाता है कैटालिटिक चैम्बर यानी Fe2O3 से, तो ये कैटालिटिक चैम्बर क्या करता है, इसके अंदर से जो सल्फर कंटेंट की वजह से H2S गैस बनी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। H2S गैस यहाँ एब्जॉर्ब हो गई और इसको फर्दर जब पास किया जाता है अगले चैम्बर से जिसके अंदर Fe2O3 और सोडियम कार्बोनेट हैं, तो वहां पे जो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं।
तो सल्फर का काफी सारा कंटेंट हमने यहीं पे एब्जॉर्ब कर लिया। पहले चैम्बर में H2S की फॉर्म में जो था, दूसरे में ऑर्गेनोसल्फर की फॉर्म में जो था। उसके बाद जो बची हुई गैसेज हैं जिनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, उनको पास किया जाता है किसके अंदर से, कंप्रेसर के अंदर से, जो इसको कंप्रेस करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है, और कैटालिटिक चैम्बर जिसके अंदर कैटालिस्ट है, जिसके अंदर रिएक्शन होनी है, उससे पास किया जाता है। अब मेंटेन क्या करना होता है कि जितना वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड का है उससे दुगना वॉल्यूम हाइड्रोजन का हो, हमें इतना मेंटेन करके रखना होता है। तो इस कंप्रेशर के बाद जब हम इसे कैटालिटिक चैम्बर से गुजारते हैं, जिसके अंदर जो कैटालिस्ट हैं वो है कोबाल्ट, थोरियम, मैग्नीशिया एंड कीजलबुर्ग। तो जो कोबाल्ट है वो 100 पार्ट्स, थोरियम है वो 5 पार्ट्स, मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड 8 पार्ट्स, और कीजलबुर्ग 200 पार्ट्स। कीजलबुर्ग क्या होता है, ये एक सॉफ्ट रॉक होती है सिलिका की, तो ये एज ए फिलर यूज किया जाता है। तो जब इस चैम्बर से गुजारा जाता है 473 से 523 केल्विन के ऊपर, यहाँ पे रिएक्शन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पैराफिन यानी कि एल्केन भी बनाते हैं, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड ओलिफिन यानी कि एल्कीन भी बनाते हैं। तो जो एल्केन और एल्कीन हैं वो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, और जब इसे कूलर यानी कंडेंसर से पास किया जाता है तो इसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेते हैं हैवी ऑयल से में, और क्रैकिंग करके गैसोलीन में। तो जो गैसोलीन है वो हमारा फ्यूल है। अब इस प्रोसेस से अप्रोक्सीमेटली 40 ऑक्टेन नंबर वाली गैसोलीन हमें मिलती है, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है एज ए फ्यूल, बट जो इससे डीजल ऑयल मिलता है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही होती है। अब जिस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट हमें मिले हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर पैराफिन्स के साथ ओलिफिन्स भी हैं। पैराफिन तो अच्छे फ्यूल हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो अच्छे फ्यूल हैं, लेकिन जो ओलिफिन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था उसके अंदर से हमने ये नहीं देखा था कि कितना सल्फर कंटेंट है, कितना नहीं है, तो इस वजह से कुछ एक इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो जो गैसोलीन हमें मिलती है उसकी इम्प्योरिटीज को हमें सेपरेट आउट करना होता है, रिफाइन करना होता है उस गैसोलीन को। तो जो ओलिफिन्स होती हैं इन प्रोडक्ट के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं और पॉलीमराइज हो सकती हैं, जिससे गम या स्लज बनेगा जो इंजन को चोक कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड्स हैं वो कोरोजन का कारण बन सकते हैं उन इंजन्स के अंदर। तीसरा, जो सल्फर कंपाउंड है लाइक मर्कैप्टन, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो अनप्लेजेंट स्मेल यानी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल या ऑर्डर देते हैं, तो उनके कंबशन से जो स्मेल आएगी उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें चाहिए कि जो गैसोलीन हमें इससे मिला है उसको हम प्योरीफाई करें, रिफाइन करें। अब इसका जो रिफाइनमेंट है वो 2 तरीके से करवाया जाता है। पहला है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिमूव करना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हमें 80% H2SO4 के साथ इसे रिएक्शन करवानी होती है। जब हम 80% H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो ना तो एल्केन इससे रिएक्ट करते, ना ही नेप्थलीन्स और ना ही एरोमेटिक कंपाउंड, बट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो रिएक्शन करके अल्कोहल और एस्टर बना लेते हैं, और उनको हम टार की फॉर्म में यहां से निकाल लेते हैं। और जो बचा हुआ गैसोलीन है उसके अंदर हम NaOH डालते हैं ताकि जो एक्सेस हमारा H2SO4 उसके अंदर बचा हुआ था वो रिमूव हो जाए। अब इस तरीके से जो ओलिफिन वाली प्रॉब्लम है, जो वहां पे पॉलीमराइजेशन होने वाली बाद में प्रॉब्लम आती, वो तो हमने रिमूव करवा लिया। रह गए सल्फर के कंपाउंड। तो सल्फर के कंपाउंड्स को रिमूव करवाने के लिए हम सोडियम प्लम्बाइड से यानी Na2PbO2 से रिएक्शन करवाते हैं। Na2PbO2 क्या करता है, जितने मर्कैप्टन्स होंगे यानी RSH टाइप के कंपाउंड होंगे उनसे लेड मर्कैप्टाइड बनाता है। जो लेड मर्कैप्टाइड है, अगर उसके ऑर्गेनिक ग्रुप छोटे तो हैं यानी मॉलिक्यूल छोटा तो है, वो तो इनसोल्यूबल है, वो तो सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ग्रुप बड़ा है तो उस केस में लेड मर्कैप्टाइड जो है वो सोल्यूबल रहता है उस ऑयल के अंदर, और जब वो सोल्यूबल रहता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट में यानी कंट्रोल्ड अमाउंट में सल्फर ऐड करना पड़ता है। जब हम सल्फर को ऐड करते हैं तो जो लेड मर्कैप्टाइड है उससे डाइसल्फाइड्स बनते हैं,
और जो डाइसल्फाइड हैं उनको हम सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से रिमूव कर सकते हैं और कुछ सल्फर कंटेंट लेड सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। यानी कुछ सल्फर जो हमने डाला है उसके अंदर से वो रिएक्शन करके डाइसल्फाइड बना लेता है और कुछ सेपरेट आउट हो जाता है। जो डाइसल्फाइड जिसको हम इजीली सोलवेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से रिमूव कर सकते हैं, तो इजीली रिमूव ना किए जा सकने वाले लेड मर्कप्टाइड से इजीली रिमूव ना किए जा सकने वाले लेड मर्कप्टाइड से इजीली रिमूव करवाए जा सकने वाले डाइसल्फाइड बनाने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्वीटनिंग। तो स्वीटनिंग करवा के सल्फर डाल के और डाइसल्फाइड बना लिए जाते हैं जिसको सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से रिमूव किया जा सकता है। अब जो हमारा प्रोडक्ट गैसोलीन आएगा उसके अंदर से हमने ओलिफिन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी रिमूव कर दिए और सल्फर कंटेंट को भी काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। तो ना तो ऐसी स्मेल आएगी जो मर्कप्टेंस की स्मेल आती है और ना ही उसके अंदर से पॉलीमराइजेशन होकर इंजन को चोक करने वाली गम या पॉलीमर फॉर्मेशन होगी। तो यहां से हमारा जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी स्लो ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है गैसोलीन की, तो उसके लिए हम इसके अंदर कुछ एडिटिव्स डालते हैं जो एडिटिव एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। यानी कि आपने वो कंपाउंड उसके अंदर डाल दिए तो उसका जो स्लो ऑक्सीडेशन होना है टाइम के साथ वो नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एरोमेटिक अमाइंस, अमीनोफिनोल्स, जो इनहिबिट करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ रिफाइंड गैसोलीन। यानी हमने गैसोलीन बनाई, उसको पहले रिफाइन किया, बाकी चीजें हम उसके अंदर से रिमूव करवाई, सल्फर का कंटेंट रिमूव करवाया और ओलिफिन्स रिमूव करवाए। बाकी जो हमारा पैराफिन्स थे यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, उनका ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसको रोकने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर मिला दिए। तो इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ रिफाइंड गैसोलीन। नेक्स्ट है सोलवेंट रिफाइनिंग ऑफ कोल। जो कोल है उसके अंदर सल्फर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और उससे काफी ज्यादा राख भी बनती है जलाने के बाद। तो इन चीजों को रिमूव करवाने के लिए सोलवेंट रिफाइनिंग करवाई जाती है कोल की। सोलवेंट रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है कि हम इस कोल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। लो एस कंटेंट फिर उस कोल से मिलेगा और जो उसके अंदर सल्फर कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा। जो सोलवेंट रिफाइनिंग है इसको थर्मल लिक्विफेक्शन भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कोल को पॉलराइज करते हैं। पॉलराइजेशन का मतलब होता है ग्राइंड करना, पाउडर फॉर्म में बनाना, और उससे स्लरी प्रिपेयर करते हैं। जो स्लरी प्रिपरेशन है उसके अंदर हमें हैवी ऑयल चाहिए होता है। तो जो हैवी ऑयल है वो इस कोल की रिफाइनमेंट का ही प्रोडक्ट है। तो जो हैवी ऑयल से हम यहाँ पे स्लरी बनाएंगे उसके बाद हम इसे हीट करेंगे 370 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसके बाद इसे थर्मल लिक्विफिकेशन चैम्बर में लेके जाएंगे। तो थर्मल लिक्विफिकेशन चैम्बर है उसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। इस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है और इसके अंदर जो सल्फर कंटेंट है या फिर और चीजें हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजनेट हो जाती हैं, गैसेस फॉर्म में आ जाता है इतने हाई टेम्परेचर पे आने के बाद। फिर इसे सेपरेटर में लाया जाता है। सेपरेटर में जो गैसेस हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, जो स्लरी है उसको नीचे ले जाया जाता है। जो गैसेस हैं उसके अंदर सीधी सी बात है जो हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर पाई थी वो हाइड्रोजन भी होगी, जो इसकी थर्मल लिक्विफेक्शन से कुछ और गैसेस जनरेट हुई हैं वो भी होंगी। तो सेपरेटर से जो गैस निकलती है उसमें से जो हाइड्रोजन कंटेंट है उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है और वापस से जो प्री हीटर स्टेज के अंदर हम डालते हैं हाइड्रोजन। और जो स्लरी है उस स्लरी के अंदर क्या होगा, एक तो हैवी लिक्विड होंगे और दूसरा उसके अंदर होगा हमारा कोल। तो जो कोल है उसको सेपरेट कर लिया जाता है सॉलिड को, और जो लिक्विड यानी कि जो ऑयल है उनको यहाँ से निकाल के वापस से स्लरी प्रिपरेशन के लिए यूज कर लिया जाता है। तो हमारे पास इसी प्रोसेस के अंदर से जो हैवी ऑयल मिलता है, सॉल्वेंट मिलता है, उसी से हम बार बार ये प्रोसेस करवा सकते हैं। जो यहाँ से हमें सॉलिड कोल मिलेगा वो कोल जो होगा उसके अंदर सल्फर कंटेंट भी बहुत कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ सेपरेटर में जितने भी गैसेज रिमूव किए हैं उनके अंदर से मैक्सिमम जो सल्फर है वहां से निकल गया। और जो
राख बचनी थी वो भी इस हैवी ऑयल की फॉर्म में यहाँ से, सॉल्वेंट की फॉर्म में यहाँ से निकल गई। तो मेन जो हमारा कोल बचेगा नीचे, वो कोल क्या है, हाई क्वालिटी कोल होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड होगी और जिसके अंदर 1% से भी कम सल्फर कंटेंट होगा। इस प्रोसेस से लगभग 85% जो सल्फर है इस कोल का वो रिमूव किया जा सकता है। तो ये था सोलवेंट रिफाइनिंग ऑफ कोल। इससे फायदे क्या होंगे कि एक तो हमारा जो कोल है उसका अंदर से सल्फर रिमूव हो जाएगा और किसी भी टाइप का कोल हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास अच्छा कोल ही हो जिसकी हम सॉल्वेंट रिफाइनिंग करें, कैसा भी कोल हो हम उसको रिफाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। दूसरा, जो इसका जो ये फ्यूल प्रोडक्ट है वो नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल और न्यूक्लियर फ्यूल से भी ज्यादा क्लीन फ्यूल है, बेटर फ्यूल है। तीसरा, जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो भी हाइड्रोजन गैस भी है उसके अंदर, यानी कि जो हम सेपरेटर सेपरेट करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम फर्दर यूज कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एज ए रॉ मटेरियल हमें ज्यादा नहीं चाहिए होता। तो ये था कोल लिक्विफिकेशन और सोलवेंट रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द कोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।